सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज दिसंबर 1 है, तो आज के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। कुछ क्वेश्चन से मेरा मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको एग्जाम में पूछा ही जाना चाहिए। अनावश्यक चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं तो ये मानता हूं कि आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी अनावश्यक बातें, इतनी अनावश्यक बातें, बच्चा फेल होता है, पढ़ने वाला बच्चा फेल होता है तो उसकी एकमात्र वजह होती है कि बहुत अनावश्यक बातें वो पढ़ जाता है। उसको पता नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो मैं आपकी इस मामले में थोड़ी हेल्प करता हूं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, अनावश्यक चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज का पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम रोजाना टेस्ट या रिवीजन क्वेश्चंस लेते हैं, और आज का जो रिवीजन क्वेश्चन है वो है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वन्य जीव वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और मेरी लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें ताकि आपको याद भी रह जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट 2020 का आयोजन कब किया गया था। क्वेश्चन समझ लो क्या है। थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट क्या है, ये इस पे चर्चा करेंगे। इसका आयोजन कब किया गया, इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले इसका आंसर जान लें। इसका आयोजन किया गया था 26 से 28 नवंबर 2020। 26 से 28 नवंबर 2020 को थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट 2020 का आयोजन किया गया। अब जानते कि है क्या, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लेना इसको। थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, ये पूरा नाम है इसका। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा होंगे? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन से मंत्रालय द्वारा? न्यू एंड रिन्यूएबल, नव एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। एक बार आपको कोई बच्चे जानते होंगे जो आरएस वगैरह देते हैं, ये पूछा गया था कि इस मंत्रालय का नाम क्या है। इस मंत्रालय का नाम क्या है? ऊर्जा मंत्रालय दिया था, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसमें। तो इसका मंत्रालय का नाम को हमने हाईलाइट कर दिया है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये इसका मंत्रालय, ये है। तो इसका नाम याद रखना भाई, आप इस तरह से पूछा हुआ है एक बार ये। तो इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 26 से 28 नवंबर 2020 को ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म किया गया। आजकल जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी समिट हो रही हैं आजकल, वो सभी की सभी किस पे हो रही हैं? वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, आभासी मीटिंग हो रही है। आभासी का मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ये सब एक नया दृश्य हम देख रहे हैं, नई प्रकार हम देख रहे हैं, एक नया सिनेरियो बनता जा रहा है। और वो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम कहाँ कर पा रहे हैं? ऑनलाइन कर पा रहे हैं। बड़े बड़े जो समिट हैं उनका आयोजन भी ऑनलाइन हो रहा है। तो इसका भी प्लेटफॉर्म वर्चुअल प्लेटफॉर्म था। आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। किसका हुआ था? ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था। तो ये सम्मेलन कहाँ हुए थे, इनके बारे में आप क्या जानते हो? एक बार रिवाइज कर लो अपने आप को कि ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, इनका सम्मेलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या इनकी थीम थी। ये थोड़ा सा याद कर लें कि इनकी थीम क्या थी, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, री इन्वेस्ट 2020, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि 26 से 28 नवंबर को हुई या नहीं हुई। ये डेट याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी भी हाल में आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी 1 महीने में है नहीं। 1 महीने में है तो हो सकता है पूछ लेंगे, लेकिन जब आपकी एग्जाम 6 महीने बाद होनी है, 2 महीने बाद होनी है, 3 महीने बाद होनी है, तो आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। इस पे फोकस नहीं करें, ये फोकस करें कि किस मंत्रालय ने करवाई है और इसकी थीम क्या थी। अगर ये आपको याद रह जाता है तो वो ठीक है, नहीं याद रह जाता कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन,
ये इसकी थीम है। किसकी थीम है? री इन्वेस्ट 2020 की थीम है, जो 26 से 28 नवंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुई। इसकी थीम क्या है? इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब होता है नवाचार एंड सस्टेनेबल, सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, स्थानांतरण जिसको कहते हैं। तो ये इसकी थीम थी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये थी। अब देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी वो है, आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये आपको याद रखने की बात है कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। बाकी चीजें पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, चौथा स्थान है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वर्तमान में बढ़ते हुए कितनी हो गई है? 136 गीगावाट हो गई है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी क्षमता कितनी है, तो वो है 136 गीगावाट है। ये आपको याद रखने की बात है, आपको याद रखनी है, जो कि हमारी कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। जितनी भी ऊर्जा क्षमता हमारे पास है उसमें 36% हिस्सा किसका है? नवीकरणीय ऊर्जा का है। कितनी गीगावाट है? 136, और परसेंट भी कितना? 36 है। 2022 तक हमने कितने का अलग से लिखा हुआ है? 2020 गीगावाट हो जाएगा। ये जो अक्षय क्षमता का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 2020 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा वास्तव में होती क्या है? यहां से क्वेश्चन आते हैं, जब स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषक कारक नहीं है, जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, यानी जिनके स्रोत खत्म नहीं होते हैं, या जिनके स्रोत पुनः भरण होता रहता है, यानी जो वापस बनते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सभी क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि समिट की जो थीम है, ये क्या थीम है? भारत की नवीकरणीय जो ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं इसको, भारत की अक्षय ऊर्जा की स्थिति क्या है, ठीक है, क्षमता कितनी है, कौन सा स्थान है, ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार के किस कानून विरोध में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों ने नवंबर 2020 में दिल्ली मार्च निकाला है? ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और आजकल बहुत संवेदनशील भी है और बहुत चर्चा में भी है। चर्चा में होना स्वाभाविक है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, उन कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं। तो आपको उन कानूनों के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से कानून हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। जितने भी एग्जाम्स आजकल होते हैं उनमें पर्यावरण और कृषि पे, देखो पर्यावरण, जैव, ठीक है, विविधता, कृषि, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिएगा, पहला है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन अधिनियम। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम, पहला अधिनियम ये है। दूसरा देखिएगा क्या ऑप्शन है, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण व सशक्तिकरण समझौता और कृषि अधिनियम 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों कानून हैं। इन तीनों कानून का विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पे कर लें। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, इसका मतलब ये है कि कृषक जो है वो कृषि मंडियां जो हैं उन मंडियों के बाहर भी बेच पाएंगे। उनके बाहर जो बड़े व्यापारी लोग हैं जो उनको वो खरीद पाएंगे, ठीक है। तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि जो एमएसपी है वो उनको नहीं मिल पाएगी। बाहर के जो बड़े व्यापारी हैं वो उनको एमएसपी से नीचे खरीद लेंगे और किसान मजबूर होता है बहुत सारे समय अपना उत्पादन जो बेचने के लिए, तो उस पर बेच लेंगे। दूसरा क्या है, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण। ये क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है ना, कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं वो खेती को किराए पे ले लेते हैं। ऐसा मान लो कि भाई आप अपना यहाँ उगाइएगा खेती और आपको सालाना 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, इतने रुपए मिल जाएंगे। तो किसान इसका भी क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, इसमें पहले क्या था कि जो जिस तरह से आलू है, प्याज है,
इनका स्टॉक नहीं किया जा सकता ज़्यादा, तो सरकार अब कह सकती है कि इनका स्टॉक किया जा सकता है। सरकार का तर्क ये है कि जब पैदावार होती है तब उसका मूल्य कम होता है, किसान चाहे तो अपना स्टॉक कर ले, उसके बाद उसको अच्छी कीमत में बेच सकता है। लेकिन किसान लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, किसान के पास इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं कि वो स्टॉक करके रख ले, तो इन सभी का विरोध किया जा रहा है। अब देखो, कृषि की बात जब भी आती है तो एक स्वामीनाथन आयोग होता है। आपसे पूछते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है, तो स्वामीनाथन आयोग का संबंध कृषि से। ये मान लो स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ, 2004 में हुआ। दरअसल इस आयोग का नाम जो था वो राष्ट्रीय किसान आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे, और उसी के नाम पर इनका एम एस स्वामीनाथन आयोग इनका नाम पड़ गया। तो स्वामीनाथन आयोग क्या था, कृषि से संबंधित था। कृषि सुधार के लिए इनकी रिपोर्ट भी आई थी, और बहुत बार किसान विरोध करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हरित क्रांति का जिक्र आप सबने सुना है, तो स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ, कई बार तो डीआरडीओ का पूरा नाम पूछा जाता है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडो क्या होती है, पनडुब्बियां या फिर जो पानी की जहाज होती है उनको मार गिराने की एक टॉर्पीडो होता है, वो हैवी वेट टॉर्पीडो का 22 नवंबर 2020 को नौसेना में शामिल किया है। भारत ने अभी क्या शामिल किया है, हैवी वेट टॉर्पीडो को शामिल किया गया है। आपको उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है वरुणास्त्र। क्या नाम है उसका, वरुणास्त्र। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये देखिएगा आप लोग। आपको पहले तो ये जानना है कि डीआरडीओ क्या होता है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तीन चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है, और तीनों चीजें हमने आपको यहाँ दे दी हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। क्या काम करती है, रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान कार्य करती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी है। तो तीन चीज आपको याद रखनी है। इसके ऑप्शंस में और बहुत सारे नाम आए हैं, पृथ्वी, अग्नि, तेजस। जब मैं ऑप्शन बनाता हूं तो बहुत सोच समझ के बनाता हूं कि उनसे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। जिस तरह से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मिसाइल है, भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ये कैसी है, सतह से सतह या जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि भी स्वदेशी मिसाइल है, और ये भी कैसी है, सतह से मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है, परमाणु हथियार लेके जाने में सक्षम है। इसके कई संस्करण आ गए, अग्नि 1, 2, 5 तक, तो वो कभी फिर चर्चा करेंगे। तेजस क्या है, एक ऑप्शन था तेजस क्या है। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का और कई तरह की भूमिकाएं निभाने वाला जेट लड़ाकू विमान है। तो इतना याद रखने की जरूरत है आपको कि तेजस बहुत हल्का लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है। ये चीज आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि भाई अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, तेजस क्या है। जब रक्षा प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी का चैप्टर जहां कहीं भी आता है तो उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश के भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में शपथ ली है। किस देश के सांसद ने भी, भारतीय मूल के लोग बाहर जो भी उल्लेखनीय कार्य करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। भारतीय मूल का कोई भी आदमी किसी भी देश में रह के बहुत अच्छा काम करता है, उल्लेखनीय काम करता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये हैं न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के सांसद हैं, और उनका नाम क्या है न्यूजीलैंड के सांसद का, गौरव शर्मा। क्या नाम है उनका, गौरव शर्मा है। तो देखिएगा, न्यूजीलैंड की संसद में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लिए। पहले वहां की कोई भाषा है न्यूजीलैंड की उसमें, और फिर संस्कृत में। दूसरा ऑप्शन है इसमें फिनलैंड, फिनलैंड के साथ अभी पर्यावरण संरक्षण समझौता हुआ है, ये याद रख लो फिनलैंड से। तीसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी मैं ऑप्शन देता हूं तो ये सोच समझ के देता हूं कि उस ऑप्शन में कुछ न कुछ आपको नया मिले। अफगानिस्तान में भारत ने एक सेतुत बांध बनाया है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में कौन सा बांध बनाया भारत ने बनाया है। सेतुत लिखा जाता है, कई बार सेतुत लिखा जाता है। फिर चौथा जो ऑप्शन है उसमें क्या है, सिंगापुर ऑप्शन है। तो सिंगापुर के साथ भी भारत ने कुछ न कुछ तो किया ही है, और वो क्या है, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसको सिम्बिक्स 20 कहते हैं, उसको 27वें संस्करण किया है। कहाँ, अंडमान निकोबार में। तो पूछा जाता है सिम्बिक्स 20 किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बिक्स
20 हुआ है। तो इस तरह से आज का हमारा कार्यक्रम संपूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू।